सुप्रभात बच्चों। तो हमने देखा था कि किस तरह से किन परिस्थितियों में लेखिका और उनके सहयोगी आगे को बढ़ते जा रहे थे। अब जब उनके साथ एक हादसा हुआ, उस हादसे का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है कि जब वे अपने तंबू में थी, गहरी नींद में सो रही थी, तब रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सर के पिछले हिस्से में किसी सख्त चीज के टकराने का उन्हें एहसास हुआ और उनकी नींद अचानक खुल गई। और उसके साथ ही उन्होंने देखा कि एक जोरदार धमाका भी हुआ है। और वह धमाका किस वस्तु का था? वहाँ पर जो हिमपात था, बर्फ का बड़ा सा पिंड पहाड़ से टूटकर उनके तंबू पर गिरा था। तभी मुझे महसूस हुआ, लेखिका कहती है कि तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है और मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अब सोचिए बच्चों कि बर्फ का बड़ा सा पिंड उनके अचानक किसी को कोई आवाज ना होते हुए, पता ना होते हुए अचानक उनके तंबू पर गिरा और वो सीधे उनके शरीर को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगा। यह क्या हो गया? क्योंकि वे गहरी नींद में थी, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। एक लंबा सा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। वो जो बड़ा सा पिंड गिरा था उनके तंबू पे और वहाँ पर उनके शरीर को कुचलते हुए वो आगे एक बड़ा सा वहाँ पर हिमपुंज बन गया। हिमखंडों के बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति, तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। और वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि इतने बड़े हादसे के बाद वे बच गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की कब्र जहाँ पर तैयार हो गई हो। और लोब्सांग ने जैसे ही देखा कि वो बर्फ वहाँ पर जम गया है और बिना एक पल का देर किए हुए वे स्विस छुरी की मदद से, बर्फ काटने की एक विशिष्ट छुरी थी, उस स्विस छुरी से उन्होंने तुरंत तंबू का रास्ता साफ करने में वे सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से वहाँ पर एक पल की भी देरी उनके सीधे मृत्यु का कारण बन सकती थी। तो एक पल की, एक सेकंड की भी देरी ना करते हुए उन्होंने तुरंत वहाँ पर स्विस छुरी से उस बर्फ की जल्दबाजी से कटाई की और उन्हें हिमपिंडों से निकालने में वे कामयाब हो गए। थोड़ी सी भी देर का अर्थ था मृत्यु। और बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने चारों तरफ जो कड़ी बर्फ जम गई थी लेखिका के, उनकी खुदाई की और उस बर्फ की कब्र से निकालकर उन्हें खींच लाने में वे सफल हो गए। तो ये सारा कार्य किसने किया था? लोब्सांग ने, उनके जो सहयोगी थे। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रायः 8 बजे तक सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। सभी जो सुरक्षा दल वाले लोग थे, सुरक्षा कर्मी थे, वो वहाँ पर 16 मई सुबह 8 बजे तक पहुँच गए थे। जैसे ही नीचे बेस कैंप में इन्होंने खबर पहुँचाई, वैसे ही तुरंत वो लोग ऊपर आ गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर पर, वहाँ पर कोई रेडीमेड स्ट्रेचर नहीं होता है, इसकी उन्हें पहले ही इन सब बातों की जानकारी और इन सब बातों का अभ्यास उनसे कराया जाता है।
और उन्होंने तुरंत उनके ही बनाए हुए स्ट्रेचर पर उसे लिटाया और उसे नीचे लेकर आए। और जब वे नीचे लेकर आए तब कर्नल फुल्लर ने उनकी तारीफ की। यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। कर्नल फुल्लर ने तारीफ की, उनकी प्रशंसा की कि आपने बहुत ही साहसिक कार्य किया है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। और तभी कर्नल फुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मृत्यु के सामने देखकर कौन भयभीत नहीं होगा? जी हाँ, उन्होंने जवाब दिया। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? उन्होंने फिर सवाल किया। नहीं, मैंने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि नहीं, मैं वापस कभी भी जाना नहीं चाहूँगी। और इसलिए वहाँ पर अब सबको निश्चित हो गया कि लेखिका चाहे जो हो जाए, कितने भी उन्हें साहसिक कार्य करने पड़े, कितने भी उन्हें जो मुश्किल बाधाएं उनके सामने आए, मगर वे अपने जो निर्णय उन्होंने लिया था उससे वे हटेंगी नहीं। और इस तरह बच्चों, मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद भी, मौत को करीब से देखने के बाद भी लेखिका ने अपना निर्णय नहीं बदला। वो अपने निर्णय पर, उन्हें विश्वास था खुद पर, और इसीलिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। धन्यवाद।